बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9th के लिए हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है और आज उसी लेक्चर सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 में वर्ड प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 तक स्टूडेंट्स आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जो रियल नंबर से रिलेटेड थे। एक्सरसाइज 1.3 आपकी टोटली वर्ड प्रॉब्लम्स पर मुश्तमिल है, जिसमें आपने कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स कि एक शख्स हैं कासिम और उनके बैंक अकाउंट में इस वक्त 1,75,000 का बैलेंस है और वो दो चेक लिखते हैं, जिसमें फर्स्ट चेक वो लिखते हैं 45,790 रुपीज़ का और सेकंड चेक वो लिखते हैं 1,12,921 रुपीज़ का। तो अब आपने बताना है कि ये दो चेक लिखने के बाद उनका जो करंट बैलेंस है वो क्या कितना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे करंट बैलेंस। करंट बैलेंस कहते हैं जो मौजूद अमाउंट है उसके अकाउंट में, दैट इज 1,75,000 रुपीज। फर्स्ट चेक को लिखते हैं 45,790 रुपीज का एंड सेकंड चेक वो लिखते हैं 1,12,921 रुपीज़ का। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों अमाउंट जो हैं वो अपने अकाउंट से विड्रॉ कर चुके हैं, यानी निकाल चुके हैं। तो इसके बाद टोटल में से अगर हम इन दोनों अकाउंट्स को माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हमारे पास अकाउंट में मौजूद बैलेंस होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग अकाउंट बैलेंस इज इक्वल्स टू टोटल, यानी कि 1,75,000 माइनस जितने उन्होंने चेक निकाले, दैट इज 4,5,790 माइनस 1,12,921। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप ये इजीली कर सकते हैं। आपने टोटल में से ये अमाउंट माइनस करनी है और ये जो अमाउंट आई है 16,289, ये आपके पास रिमेनिंग बैलेंस है। रिमेनिंग बैलेंस is equals to 16,289 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर। सो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.7 kilometer per liter. Is his answer reasonable? Explain. वाजिद ने कोई कार ड्राइव की है जिसमें टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है 283.4 किलोमीटर्स और उसने जो पेट्रोल यूज़ किया है वो है 16.2 लीटर्स। और वाजिद ये कह रहा है कि उसकी कार ने जो एवरेज डिस्टेंस उसको दिया है पेट्रोल के हवाले से, एवरेज पेट्रोल जो यूज़ कर डिस्टेंस कवर किया है उसने, दैट इज़ 1.7 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में उसने 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो स्टूडेंट्स, ये फिज़िक्स का प्रॉब्लम है जहाँ पे डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का रिलेशन यूज़ हुआ है। अगर आप फिज़िक्स में देखें तो हम एक ट्रायंगल यूज़ करते हैं इस तरह से। यहाँ हम लिखते हैं S, यहाँ लिखते हैं V और यहाँ लिखते हैं T। S stands for distance, V stands for velocity और speed and T stands for time taken. So यहाँ पे solution हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे this is the distance S is equals to 283.4 किलोमीटर्स और जो हमारे पास पेट्रोल एवरेज है, सॉरी पेट्रोल है लीटर्स में,
petrol in liters, that is 16.2 लीटर्स। ठीक है, और जो एवरेज हमें दी गई है वो 1.7 किलोमीटर्स की दी गई है। अब हम निकालते हैं कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है 16.2 लीटर्स में। सो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर। 1 लीटर में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है? हमने 283 किलोमीटर्स कवर किए थे 16.2 लीटर्स में। सो हम निकालने जा रहे हैं यूनिट लीटर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो हम 283.4 किलोमीटर्स डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे 16.2 लीटर्स पेट्रोल पे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2, दैट इज 17.49 किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में जो वाजिद की जो भी व्हीकल है, कार है, बाइक है, वो 17.49 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। बट वाजिद क्लेम कि उसकी जो फ्यूल एवरेज है दैट इज़ 1.7 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ सफिशेंटली लोअर देन द एक्चुअल आंसर। तो आप लिखेंगे एज एक्चुअली हिज कार या जो भी व्हीकल है एवरेज is about 17.49 kilometers per hour, which is higher than his claimed average. So his claim of 1.75 kilometers per liter is not reasonable. तो उसने जो क्लेम किया था कि उसकी कार की एवरेज 1.7 किलोमीटर पर लीटर है, वो रीजनेबल नहीं है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। सलमा बॉट 3.2 यार्ड्स ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ रुपीज 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? स्टूडेंट्स, यार्ड एक मेजरिंग यूनिट है और यहाँ पे एक कोई खातून है सलमा, और वो 3.2 यार्ड्स जो फैब्रिक है वो परचेज करती हैं 139.2 रुपीज़ में। तो आपने बताना है कि 1 यार्ड की फैब्रिक की कीमत कितनी होगी। तो इजी सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, टोटल फैब्रिक परचेज्ड is 3.2 yards. Amount of total fabric, that is 139.2 rupees. So हमने फाइंड करनी है यूनिट अमाउंट, दैट इज, अब आप करेंगे क्या स्टूडेंट्स, 139.2 को डिवाइड कर देंगे 3.2 के साथ, तो आपके पास एक यार्ड फैब्रिक की अमाउंट आ जाएगी 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2। सो ये आ जाएगा आपके पास 43.5 रुपीज़। सो सलमा bought 1 yard of fabric at rupees 43.5। तो 1 यार्ड की कीमत 43.5 रुपीज़ है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12 आवर वॉक, हाउ डिड शी वॉक। स्टूडेंट्स यहाँ पे मोमिना ने वॉक की है 3.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अगर वो 12 आवर वॉक करती है तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी, यानी टोटल कितनी वॉक वो कर सकती है, जबकि एक आवर में वो 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। हम यहाँ लिखेंगे वॉक पर 1 आवर इज इक्वल्स टू 3.5 किलोमीटर्स। हमने फाइंड करनी है वॉक पर 12 आवर्स। इट इज़ वेरी सिंपल कि आप 1 आवर वॉक को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ आवर्स के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज़ 42 किलोमीटर्स पर 12 आवर। दिस इज़ योर आंसर, यानी कि 12 घंटों में वो 42 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करेगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन 7 डेज ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है जो 7 दिन के ट्रिप पर जाता है। ईच डे दे हाइक कहते हैं किसी पहाड़ी को, किसी भी ऊंची जगह पे चढ़ने को। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 टू 7.5 माइल्स, और हर दिन जो है वो 5.5 माइल से 7.5 माइल्स के दरमियान डिस्टेंस कवर करते हैं या हाइकिंग करते हैं। इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम दैट, क्या ये कहना सही होगा, दैट क्लबिंग डेज द क्लब हाइक, कि ये जो 7 डेज का ट्रिप था इसमें क्लब ने नंबर 1 लेस देन 35 माइल्स वॉक की है, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स वॉक की है, या इक्वली 55 माइल्स हाइकिंग की है, या मोर देन 55 माइल्स हाइकिंग की है। ये चारों क्लेम्स हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम अपने डाटा को देखते हैं। डाटा है हमारे पास, हम मिनिमम और मैक्सिमम हाइकिंग टाइम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज। हम यहाँ लिखेंगे वॉक नहीं, हाइक पर डे इज 5.5 टू 7.5 माइल्स, यानी कि पर डे जो हाइक की गई है वो 5.5 से 7.5 माइल्स वॉक की है। टोटल हाइकिंग ट्रिप जो था वो हमारा 7 डेज का था। हम यहाँ निकालेंगे मिनिमम हाइकिंग इज, अब देखें 1 डे के अंदर 5.5 है तो 7 डेज में कितनी होगी, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 38 यहाँ पे हम लिखते हैं 38.5 माइल्स, यानी कि अगर क्लब 5.5 माइल्स पर डे कवर करता है तो इट मीन 7 डेज में वो 38.5 माइल्स कवर करेगा। और यहाँ हम लिखेंगे मैक्सिमम हाइकिंग दैट इज 7.5, और उसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7, दिस इज 52.5 माइल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मिनिमम है और ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज है। अब देखते हैं क्लेम ए को। क्लेम ए कहता है कि लेस देन 35 माइल्स हुई है, लेस देन 35 माइल्स। स्टूडेंट्स, क्या ये बात ठीक है कि 7 डेज के क्लबिंग डेज में हमारे पास लेस देन 35 माइल्स कवर हुआ है? नो, दिस इज़ नॉट रीज़नेबल, कि हमारे पास जो लेस देन माइल्स हैं वो हैं 38.5, तो 35 से लेस नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट रीज़नेबल, इट इज़ नॉट रीज़नेबल टू एज्यूम एज मिनिमम हाइक इज 38.5 माइल्स। ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि मिनिमम जो हाइक है वो हमारे पास 38.5 माइल्स है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन 35 एंड 55।
क्या ये कहना दुरुस्त है कि 35 और 55 के दरमियान वॉक हुई है? सो यस, दिस इज़ ट्रू कि हमारे पास जो वॉकिंग माइल्स हैं वो 38.5 से 52.5 है, यानी कि ये 35 और 55 के दरमियान है। तो यहाँ पे जो क्लेम बी है वो था बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे yes, it is good to assume that hike is between 35 to 55। ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वली 55 माइल्स। इक्वली 55 माइल्स, तो स्टूडेंट्स क्या देखें, क्या हमारे पास एग्जैक्ट हाइक जो है वो 55 माइल्स हुई थी? नो, हमारे पास तो 52.5 थी। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट रीजनेबल, नॉट रीजनेबल। सो लास्ट क्लेम है हमारा कि मोर देन 55 माइल्स, मोर देन 55 माइल्स, क्या 55 माइल्स से ज़्यादा हुई थी? नो, हमारे पास जो मैक्सिमम है हम लिखेंगे नॉट रीजनेबल एज मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 52.5। जो हमारे पास मैक्सिमम थी वो तो 52.5 थी, तो मैक्सिमम हमारे पास 55 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फॉर अ क्लास पार्टी स्टूडेंट काउंसिल परचेज्ड 42 बैलून्स एट रुपीज़ 1.85 ईच। एक क्लास पार्टी के लिए स्टूडेंट काउंसिल यानी स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसने 42 बैलून्स परचेज किए हैं, लेकिन हर बैलून की प्राइस 1.85 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। तो स्टूडेंट्स आपने टोटल अमाउंट बतानी है, ईजी सा क्वेश्चन है। हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बैलून्स आर 42, अमाउंट ऑफ यूनिट बैलून, यूनिट कहते हैं एक बैलून को, अमाउंट ऑफ यूनिट बैलून इज 1.85 रुपीज़। सो हमने फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ (42) बैलून्स। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.85 के साथ, तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज 77.7 रुपीज़। अमाउंट पेड बाय स्टूडेंट काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल जो अमाउंट पे करेगी बैलून्स के लिए दैट इज 77.7 रुपीज़। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, दे पेड 3.75 पर यार्ड फॉर फैब्रिक एंड 9 रुपीज़ फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर, 10 yards पेरीमीटर, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्राइस दी गई है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। आपका जो मेन टारगेट है वो यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर बैनर की विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बैनर दिया गया है। रेक्टेंगल स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसी पॉलीगॉन होती है जिसकी 2 पैरेलल साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। सो यहाँ पे देखें हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ बैनर दैट इज 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे हमें बैनर की लेंथ दी गई है जो कि 4 यार्ड है, 4 यार्ड लॉन्ग है, तो इट मीन्स के लेंथ इसकी 4 यार्ड है। तो हमें ये विड्थ फाइंड करनी है, और विड्थ फाइंड करने के लिए उसने हमें एक चीज़ गिवन की है दैट इज़ पेरीमीटर। पेरीमीटर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर हमारे पास अहाता होता है। अगर हम उर्दू में इसकी बात करें अहाता, यानी कि अगर हम 4 साइड्स को सम कर लें तो जो 4 साइड्स की लेंथ का जो सम है दैट इज़ पेरीमीटर। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है रेक्टेंगल के लिए 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज दी
फार्मूला ऑफ द पेरीमीटर, यानी दोनों लेंथ सेम है तो 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम विड्थ की जो एडिशन है दैट इज पेरीमीटर। सो हम यहाँ लिखेंगे एज पेरीमीटर, पेरीमीटर is equals to P is equals to 2 times length plus width। ओके, सो स्टूडेंट्स पेरीमीटर हमें गिवन है 10 और लेंथ हमारे पास है 4 और विड्थ हम W रखते हैं जो हमने फाइंड करनी है। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं 4 प्लस W इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस W इज इक्वल्स टू 5 और W फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम 4 को दूसरी जानिब ले जाएंगे, ये बन जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 यार्ड। सो हमारे पास जो इसकी विड्थ है दैट इज 1 यार्ड। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अ शूज़ फैक्ट्री हैज़ एसेट्स ऑफ रुपीज़ 2 मिलियन यानी कि 20 लैक्स of which 3/5 is capital and rest of debt. Find the amount of capital and debt. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये 2-3 टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो क्लियर करता चलूँ। एसेट्स कहते हैं किसी भी पर्सन की टोटल वर्थ को, ठीक है, और कैपिटल कहते हैं किसी भी पर्सन की तरफ से इन्वेस्ट की गई वो अमाउंट जो वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और डेब्ट कहते हैं कर्जे को। ओके अगर हम उर्दू में बात करें तो एसेट्स कहते हैं असासाजात को, यानी कि वो अमाउंट जो कोई शख्स अपने असासाजात बेचकर हासिल कर सकता है दैट इज़ एसेट्स। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो कोई शख्स अपने कारोबार में नेट वर्थ के तौर पे या कैश की सूरत में लगाता है, और डेब्ट कहते हैं कर्जे को। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी भी एक शू फैक्ट्री है और उस शू फैक्ट्री के जो टोटल एसेट्स हैं दैट इज़ 2 मिलियन यानी कि 20 लैक्स। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, यहाँ पे हमें 2 मिलियंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये 20 लैक्स रुपीज़ है। अब ये 20 लैक्स जो हैं वो उसके एसेट्स हैं, यानी कि टोटल उसकी वर्थ है। हम यहाँ लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल्स टू 20 मिलियन, सॉरी 2 मिलियन। ओके, सो इसमें से कैपिटल जो उसने नेट अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की थी कैपिटल, वो है 3/5 ऑफ दी एसेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो उसकी अमाउंट करदा जो इन्वेस्ट करदा अमाउंट है वो इस टोटल 2 मिलियन का 3/5 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे वो कैपिटल अमाउंट निकालेंगे। 3/5 ऑफ एसेट की जगह हम पुट कर देंगे 2 मिलियन। अब ये निकालने का तरीका स्टूडेंट्स देख लीजिएगा। तरीका ये है कि आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलियन के साथ, ठीक है, जो आपकी अमाउंट आएगी उसे आप डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। एक मेथड तो ये है। दूसरा, आप 3 डिवाइडेड बाय 5 करें और जो अमाउंट आपकी कैलकुलेटर पे आती है उसे आप 2 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो रेस्ट अमाउंट आएगी वो है 12 लैक्स यानी 1.2 मिलियन, 1200,000, 1.2 मिलियन। सो स्टूडेंट्स, जो उसके टोटल एसेट्स थे उन एसेट्स में से जो नेट अमाउंट उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की थी वो थी 12 मिलियन। अब 2 मिलियन को पूरा करने के लिए उसने कुछ डेप्ट भी लिया था, कुछ कर्जा भी लिया था। तो उसके लिए एक इक्वेशन हमें दी गई है कि हमारे पास जो एसेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं इन्वेस्ट करदा अमाउंट यानी कैपिटल प्लस जो अमाउंट वो उधार की सूरत में लेते हैं। सो अगर हमने डेप्ट निकालना है तो हम डेप्ट को यहीं रहने देंगे और एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे। बेसिक रूल है कि अगर आपने डेप्ट फाइंड करना है तो आप कैपिटल को वहाँ ले जाएं, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एसेट्स की अमाउंट थी हमारे पास 2 मिलियन, उसमें से हमने जो कैपिटल अमाउंट निकाली है 1.2 मिलियन वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 8 लैक्स जो है स्टूडेंट्स वो डेप्ट की सूरत में आ जाएगा। सो ये हमारे पास दो आंसर्स थे। जो कर्जा था वो 8 लैक्स का था, जो कैपिटल अमाउंट थी दैट इज़ 12 लैक्स और टोटल एसेट्स थे 20 लैक्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 बेसिकली टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमें बताया गया है कि वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन दी पास्ट, माजी में जो सबसे कम टेम्परेचर नोट किया गया था यानी कि 100 ईयर्स अगो वाज रिकॉर्डेड बाय -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वोस्टॉक एंटार्क्टिका ऑन जुलाई 21, 1983।
1938 21 जुलाई 1938 में वॉस्टॉक एंटार्क्टिका में जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और कैल्विन स्केल में। स्टूडेंट्स हमारे पास 3 कन्वर्जिंग स्केल्स होते हैं, दैट इज़ सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट स्केल और मेजरिंग स्केल्स होते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सो हमें यहाँ पे सेंटीग्रेड में गिवन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। देखें हमारे पास यहाँ पर जो गिवन टेम्परेचर है दैट इज़ -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला गिवन है 9/5 C + 32। जी स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फ़ारेनहाइट का फार्मूला में C की जगह पे जो गिवन सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो पुट करेंगे और देन उसके बाद हम देखेंगे कि हम सबसे पहले 9/5 करते हैं, उस जो आंसर हमारे पास आएगा उसे हम -89.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसके अंदर हम 32 को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आंसर आ रहा है दैट इज़ -129.1। सॉरी, यहाँ पे 89.2 था तो हम उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज़ 9/5 मल्टीप्लाई -89.2 और इसमें ऐड कर देंगे 32, तो दैट इज़ -128.56। सो F इज़ इक्वल्स टू -128.56 फ़ारेनहाइट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है। नेक्स्ट हमें केल्विन स्केल में चेंज करना था। केल्विन का फॉर्मूला है हमारे पास K इज़ इक्वल्स टू C + 273। K इज़ इक्वल्स टू सेंटीग्रेड है हमारे पास स्टूडेंट्स -89.2 और इसमें हम 273 ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा -89.2 + 273 दैट इज़ 183.8 केल्विन। 183.8 केल्विन। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास कन्वर्जिंग ऑफ सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 10 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशो से रिलेटेड है। अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लॉ इक्वलिटी प्रोडक्शन क्वालिटी प्रोडक्शन इफ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स फरहान, मरियम एंड तहरीम इन्वेस्टिंग इन द रेशोज ऑफ 1:2:3 and the amount of penalty is rupees 45,68,000। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन इफ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स फरहान, मरियम एंड तहरीम इन्वेस्टिंग इन द रेशोज ऑफ 1:2:3 and the amount of penalty is rupees 4,56,868.9 rupees. Find the amount of penalty paid by each of 3 shareholders। एक कंपनी जो है वो गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक लो क्वालिटी प्रोडक्शन की वजह से पेनल्टी का शिकार हुई है, यानी उसे जुर्माना किया गया है। और वो कंपनी जो है वो 3 शेयर होल्डर्स की थी और उन शेयर होल्डर्स का जो शेयर था वो इस तरह से था कि जो पहला शेयर होल्डर फरहान है उसका उस कंपनी में 1 शेयर था, नेक्स्ट का उससे डबल था और नेक्स्ट का उससे ट्रिपल था, यानी कि फरहान के 1 हिस्से हैं, मरियम के 2 हिस्से हैं और तहरीम के 3 हिस्से हैं शेयर्स में। तो पेनल्टी के हिसाब से अमाउंट में भी प्रॉफिट एंड लॉस भी वही होता है शेयर्स के हिसाब से। अगर पेनल्टी हुई है तो जिसका हिस्सा कम है उसको कम पेनल्टी पड़ेगी, जिसका हिस्सा ज़्यादा है उसकी पेनल्टी भी ज़्यादा होगी। तो हमने अमाउंट ऑफ पेनल्टी फाइंड करनी है और टोटल पेनल्टी जो उनको पड़ी है दैट इज़ 4,56,868 रुपीज़। तो हम हर एक की इंडिविजुअली पेनल्टी फाइंड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी is 4,56,868.97 रुपीज़। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे शेयर होल्डर्स रेशियोज ऑफ शेयर होल्डर्स दैट इज़ 1:2:3। हम फिर देन हम लिखेंगे टोटल रेशो
टोटल रेशो इज़ 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि इस पेनल्टी के 6 हिस्से होंगे। 6 में से एक हिस्सा फर्स्ट पे करेगा, 2 हिस्से सेकंड पे करेगा और 3 हिस्से थर्ड पे करेगा। सो नेक्स्ट हम लिखते हैं फरहान पेड 1/6 ऑफ टोटल पेनल्टी, यानी फरहान ने जो पे करना है वो टोटल पेनल्टी का एक हिस्सा है, यानी 1 / 6 × 4 5 6 8 868.97। सो यहाँ हम लिखेंगे 1 / 6 × 4,56,868.97 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स फरहान के हिस्से में जो पेनल्टी अमाउंट आ रही है दैट इज़ 76,144 रुपीज़, जो कि फरहान ने पे करने हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फरहान के बाद जो सेकंड शेयर होल्डर थी दैट इज़ मरियम पेड। मरियम ने कितनी पे की है 2/6 ऑफ पेनल्टी, ठीक है, दैट इज 2 / 6 × 868.97। सो ये बनेगा आपके पास 2 / 6 × 4,5868.97। दिस इज 1,52,000 1,52,289.3 रुपीज़। सो ये वो शेयर होल्डर पे करेगा जिसके उस कंपनी में 2 शेयर्स हैं। इसी तरह लास्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास तहरीम पेड 3/6 × पेनल्टी। सो स्टूडेंट्स ये बनेगा 3/6 × 4,56,868.97। सो इसकी जो पेनल्टी अमाउंट बनेगी वो बनेगी 3 / 6 × 4,56,868.97, दैट इज़ 2,28,434.48 रुपीज़। तो इसको स्टूडेंट्स मैं ब्लॉक में बंद कर रहा हूँ ताकि आपको आंसर्स क्लियर हो जाएं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और देन हम चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस लेक्चर को अपने दोस्तों फेलोज़ के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें अपनी स्टडीज़ के साथ। तब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।